गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 6 ही ले रहे हैं, जिसमें हम आज का टॉपिक है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि विषमपोषी पोषण। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि विषमपोषी पोषण उसे कहते हैं जो जीव अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं और वो अपने भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। तो जो हम आज पढ़ रहे हैं वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस पोषण में या इस न्यूट्रिशन में 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण। इसका मतलब है भोजन को अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड। दूसरा है डाइजेशन यानी कि भोजन को पचाना। तीसरा स्टेप इसमें आता है एब्जॉर्प्शन यानी कि भोजन को अवशोषण करना, भोजन का जो पच गया भोजन उसको शरीर के द्वारा सोख लेना। चौथा है एसिमिलेशन यानी कि स्वांगीकरण। एसिमिलेशन का मतलब होता है जो पचा हुआ भोजन है उसका हमारी सेल यानी कि कोशिकाओं के द्वारा यूज करना, ताकि हम उस खाने से, पचे हुए भोजन से एनर्जी ले सकें या अपनी ग्रोथ में उस भोजन को यूज कर सके। 5वां स्टेप है इजेशन यानी कि निष्कासन। जो भोजन पच नहीं पाता है या हमारी बॉडी के द्वारा ढंग से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उस भोजन को हमारे शरीर के द्वारा, उस बिना पचे भोजन को हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन या निष्कासन। ये सारी की सारी 5 प्रोसेस अमीबा में भी होती है और हम मनुष्य यानी कि ह्यूमन बीइंग में भी होती है। आज हम दोनों में ही पढ़ेंगे, अमीबा में पोषण कैसे होता है और मनुष्य में पोषण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। जैसे हम पहले ही हमने 9th में पढ़ा है कि अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का जो शरीर है वो सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। और दूसरी जो खास बात जो अमीबा में होती है कि वो अपने शरीर की जो शेप है, बॉडी की शेप जो है उसको चेंज कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि अमीबा की में बॉडी में क्या क्या पार्ट्स हैं उसके। तो ये अमीबा है, इसकी बॉडी की ये स्ट्रक्चर है और ये जो बाहर जो निकले हुए हैं इनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया, हिंदी में कूटपाद। और बीच में ये जो डार्क बड़ा सा सर्कल है इसको बोलते हैं हम केंद्रक या फिर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो जब भी कोई फूड पार्टिकल अमीबा के पास आता है तो ये जो सूडोपोडिया है ये इसके चारों तरफ इसको अपनी तरफ घेरना, इसको सराउंड करना शुरू कर देते हैं। जब खाने को अपनी तरफ ये घेरना शुरू कर देते हैं तो एक यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल या फिर हिंदी में खाद्य रिक्तिका। अब इस स्टेप में हमने भोजन को क्या कर लिया है? अंदर ले लिया है। इंजेशन यानी कि अंतर्ग्रहण हमने यहाँ पर कर लिया है। जब भोजन फूड वैक्यूल के साथ मिल जाता है तो इस फूड वैक्यूल में ही बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो उस भोजन का पाचन कर देते हैं। भोजन पचने के बाद जो पचा हुआ भोजन है वो अमीबा की जो बॉडी है वो उसको क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। अवशोषण, पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लेती है और जो बिना पचा भोजन है वो अमीबा के शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, 5 प्रोसेस जो अभी हमने पढ़ी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 की 5 प्रोसेस, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे एक ही कोशिका के अंदर, हम अमीबा का जो एक ही कोशिका है उसी के अंदर जो है ये होती
रहती है। तो इस तरह से अमीबा में पोषण होता है या अमीबा में भोजन का पाचन इस तरीके से होता है। एक क्वेश्चन जो कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन एक क्रिया है जिसमें जटिल पदार्थ किसमें, सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। पाचन क्या है, क्रिया है जिसमें जो जटिल पदार्थ हैं, जो हम खाना खा रहे हैं वो क्या है, जटिल पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स फूड है। वो फूड हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। वो कॉम्प्लेक्स फूड, वो जटिल पदार्थ हमारी बॉडी उनको डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर सकती है। इसलिए उन पदार्थों को किस में टूटना होता है, सरल पदार्थों में, सिंपल फूड पार्टिकल्स में टूटना होता है, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके और हम उन फूड पार्टिकल्स को अपनी ग्रोथ में या अपनी एनर्जी के लिए उसको यूज कर सके। सेम यही एक और क्वेश्चन बनता है कि जंतुओं में ही यानी कि एनिमल्स में ही डाइजेशन क्यों होता है, पेड़ पौधों में डाइजेशन क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर है कि पेड़ पौधों जो अपनी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं तो वो सरल पदार्थों को जब बनाते हैं तो उन्हीं सरल पदार्थों को अपने ग्रोथ या अपने दूसरे कामों के लिए यूज कर लेते हैं, तो इसलिए उनको पचाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, इसलिए उनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ती है या उसको पाचित करती है। समझ में आ गया। अब है हमारा मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम जो खाना खाते हैं उसका पाचन किस तरह से होता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है और प्रोटीन भी होता है। जैसे कि आज अगर हमने दाल चावल खाए हैं तो दाल में प्रोटीन है, हम उसमें तेल या घी भी यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, फैट है, और जो चावल खा रहे हैं उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सारा का सारा खाना किस तरह से हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, कैसे पचता है, इसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम मानव पाचन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है मुख यानी कि माउथ। मुंह के द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। तो मुंह के अंदर दांत, जीभ होते हैं और उसके बाद में खाना कहाँ जाता है, ऑइसोफेगस यानी कि ग्रसनी में। ग्रसनी से होता हुआ भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। अमाशय से होता हुआ भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। किसमें जाता है, स्टमक से होता हुआ भोजन कहाँ जाएगा, छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। भोजन छोटी आंत के बाद कहाँ पे जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के द्वारा भोजन फिर कहाँ निकल जाता है, गुदा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो भोजन है उसका जो रास्ता है, उसका जो पैसेज है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, मुंह से। मुंह से भोजन कहाँ गया, ग्रसनी में। ग्रसनी यानी कि ऑइसोफेगस। ऑइसोफेगस से अमाशय स्टमक में। स्टमक से फिर भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के द्वारा जो बिना पचा भोजन है वो किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा, एनस यानी कि गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। हमने ये जो भी पढ़ा इसमें जो तीन चीजें जो हैं जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस नहीं किया है वो है लीवर यानी कि यकृत, गॉल ब्लैडर पित्ताशय, और एक ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर और दी हुई है पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। अब ये क्या काम करते हैं, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज, इनसे भी
कुछ ना कुछ जूस टाइप की स्ट्रक्चर निकलती है जो सीधे कहाँ खुलती है, छोटी आंत में। कहाँ खुलती है, छोटी आंत में। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके हर पार्ट का क्या फंक्शन है उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मुंह है, माउथ, तो उसका काम क्या है, भोजन को अंदर लेना, इनटेक ऑफ फूड। जब भोजन हम अंदर लेते हैं तो उसके बाद जो दांत अपना काम करना शुरू करते हैं, तो दांतों का काम क्या है, भोजन को चबाना, च्यूइंग। तो भोजन को चबाना क्यों जरूरी है, ताकि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ सकें और उसको निगलने में क्या हो, आसानी हो। जीभ, टंग, टंग का काम क्या है, भोजन को मिक्स करना, भोजन को मिक्स करना। हमने देखा होगा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी की तरह के कुछ जो है निकलता रहता है, हमारे मुंह में पानी का जैसा रस। तो एक्चुअली में वो पानी नहीं है, उसको हम बोलते हैं लार। क्या बोलते हैं, लार, और इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवा। तो ये सलाइवा कहाँ से निकलता है, हमारे मुंह में लार ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जिनसे कि वो लार निकलती रहती है। अब इस लार में क्या होता है, इस लार में एक एंजाइम है जिसका नाम है एमिलेस एंजाइम। क्या है, एमिलेस एंजाइम, और इंग्लिश में हम बोलते हैं सलाइवरी एमिलेस। ये एमिलेस एंजाइम का काम क्या है, ये एंजाइम स्टार्च, जो भी हम खाना खा रहे हैं उसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, वो उसको किस में बदल देता, ग्लूकोज में बदल देता है। तो ग्लूकोज में जब बदल देता है तो तुमने देखा भी होगा, अगर हम रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लें और उसको काफी देर तक चबाते रहें तो वही रोटी का टुकड़ा हमें मीठा लगने लग जाता है। क्यों, क्योंकि जो उसमें स्टार्च थी वो किस में चेंज हो गई है, ग्लूकोज में। उसके बाद में जब मुंह में खाना लार में अच्छी तरीके से मिल जाता है तो उसके बाद खाना कहाँ पहुंचता है, ग्रसनी यानी कि ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस एक पाइप की तरह की रचना है जिसका काम सिर्फ भोजन को मुंह से कहाँ तक पहुंचाना है, आमाशय तक पहुंचाना है। तो मुंह में जो हमने खाना खाया था वो ग्रसनी के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय में। अब आमाशय में 3 चीजें होती हैं, एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है पेप्सिन एंजाइम, और तीसरा है म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका काम है पेप्सिन को एक्टिव करना। ये जो एंजाइम है ये जब तक एक्टिव नहीं होता है जब तक कि एसिड ना हो। तो एसिड जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसका कार्य है पेप्सिन को एक्टिव करना। दूसरा, अम्लीय माध्यम प्रदान करना, एसिडिक मीडियम देना, और जो हम खाना खाते हैं उसके साथ कुछ बैक्टीरिया अगर साथ में आ गए हैं तो ये जो हमारा अम्ल है उन बैक्टीरियाज को भी मार देता है। अब पेप्सिन जो एंजाइम है जो आमाशय में प्रेजेंट है उसका कार्य क्या है, उसका कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। तो जो भी हमने अपने भोजन में प्रोटीन खाया है, जैसे कि दाल हो गई, छोले, राजमा, और भी जिस भी भोजन में जो भी प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन का पाचन कौन करेगा, पेप्सिन एंजाइम करेगा। और म्यूकस, म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा पदार्थ है। ये म्यूकस हमारी जो आमाशय है, स्टमक जो है, उसकी बाहर की दीवार पर, उसके अंदर की दीवार पर क्या है, वो लगी होती है। तो इससे क्या फायदा होता है, ये म्यूकस अम्ल से क्या करती है, रक्षा करती है। अगर ये म्यूकस ना हो तो हमारी जो आमाशय की दीवारें हैं वो क्या हो जाएंगी, पल भर में ही जलकर खराब हो जाएंगी। तो म्यूकस का काम है हमारे जो स्टमक है उसकी अंदर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, अम्ल से आमाशय की आंतरिक दीवारों की रक्षा करना। अब हमारे आमाशय में, स्टमक में खाना 3 से 4 घंटे तक रहता है
और जिसमें भोजन को और भी सॉफ्ट बना दिया जाता है और कुछ हद तक प्रोटीन का पाचन कर दिया जाता है। उसके बाद में भोजन कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुंच जाता है तो लीवर से एक जूस निकलता है जो उसको हम बोलते हैं बाइल जूस या पित्तरस। इस पित्तरस का क्या काम है? लीवर में भोजन नहीं गया है, लीवर का जूस कहाँ पर आ गया है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में ही बाइल जूस या पित्तरस क्या काम कर रहा है? जो भी हमने फैट खाया है अपने भोजन में, उस फैट की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में वो तोड़ देता है। और इंग्लिश में द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इज कन्वर्टेड इनटू द स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जो एंजाइम है वो बड़ी गोलिकाओं पर काम नहीं कर पाता है, तो इसलिए उसको छोटी गोलिकाओं में तोड़ दिया जाता है। अब जो अग्नाशय था हमारा, जो पैनक्रियाज है, उससे भी कुछ जूस निकलते हैं और उस जूस में ये 3 एंजाइम्स होते हैं, एमिलेस एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। इन एंजाइम्स का क्या काम है? जो एमिलेस एंजाइम है वो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में चेंज कर देता है। और लाइपेज एंजाइम जो भी फैट हमने खाई थी उस फैट को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। इस तरीके से छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का कंप्लीट डाइजेशन या पूर्ण पाचन हो जाता है। जब भोजन पूरी तरीके से पच जाता है तो छोटी जो आंत है उसकी अंदर की दीवार में उंगली जैसी रचनाएं होती हैं। उसकी जो दीवार है उसमें कैसी हैं? उंगली जैसी रचनाएं होती हैं, जिसको हिंदी में हम दीर्घरोम और इंग्लिश में हम विलाई कहते हैं। इन दीर्घरोम या विलाई का क्या कार्य है? इनका कार्य है जो भी भोजन पच गया है उस भोजन को अपने अंदर सोख लेना और सोख करके उस भोजन को रक्त में भेज देना। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है और भोजन का अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी छोटी आंत में ही होता है। जो पचा हुआ भोजन था जब वो छोटी आंत के द्वारा सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसके बाद में जो बचा हुआ भोजन होता है वो बड़ी आंत में पहुंच जाता है। जब बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन में भोजन पहुंच जाता है तो यहाँ पर क्या होता है? जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो एक्स्ट्रा वाटर बड़ी आंत के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब फूड जो अपचित भोजन है वो गुदा एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पाचन तंत्र है वो भोजन को पचाता है। पचा हुआ भोजन छोटी आंत के द्वारा अवशोषित यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो भोजन नहीं पच पाता है या अवशोषित नहीं हो पाता है उसको एनस यानी कि गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू।